नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोमज झा और आज हम बात कर रहे हैं नक्सलबाड़ी की। आज हम दो ऐसे पत्रकार से रूबरू होंगे जिनको नक्सलियों ने फोन करके हमारे जवान राकेश्वर सिंह की जानकारी दी थी। उस दिन पूरा क्या वाकया हुआ था, उन्हीं से हम जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं गणेश जी और मुकेश जी। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पहले तो हम गणेश जी से जानेंगे उस दिन की पूरी वाकया, क्या घटना हुई थी और किस तरीके से नक्सलियों ने उनको कॉल किया था। देखिए, बात 3 अप्रैल की है। 12 साढ़े 12 बजकर एक खबर आती है हमारे पास कि जवानों के बीच और नक्सलियों के बीच में एक बड़ी मुठभेड़ चल रही है, जिसमें 2 जवानों के शहीद होने की खबर है, कुछ नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। देर शाम तक ये सिलसिला चलता रहा और शाम को जब एक ऑफिशियल आंकड़ा आया जिसमें अधिकारियों ने बताया कि 5 जवानों की शहादत हुई है। हालांकि हमें अपुष्ट खबरों से अपुष्ट जानकारी से ये जानकारी प्राप्त हो रहा था कि इस पूरे घटना में 5 से ज्यादा जवानों की शहीद होने की खबर है। इसलिए हम एकदम बिल्कुल सुबह मुकेश भाई, मैं और हमारे साथी चेतन रंजन, हम सुबह बिल्कुल 4 बजे, भोर सुबह 4 बजे उठकर यहाँ से हम सीधे घटनास्थल के रवाना हुए थे और वहां 8:30 बजे पहुंचे। सबसे पहले घटनास्थल पहुंचने वालों में हमारी टीम थी। हम 5 साथी वहां थे। तो वहां जब हम गए तो हमारे द्वारा ही 7 डेड बॉडी, जवानों के 7 डेड बॉडी हमारे द्वारा ही ढूंढा गया, जिसके तुरंत बाद फोर्स आई। फोर्स के आने के बाद सभी 20 जवानों के शव बरामद किए गए और 20 जवानों से बरामद करने के बाद शाम को ये जानकारी मिली कि एक जवान इस मुठभेड़ में जो है वो मिसिंग है और एक खबर बिल्कुल आग की तरह फैल गई। पूरे देश में हड़कंप मच गया। देश के गृह मंत्री को भी बासागुड़ा तक आना पड़ गया। और दूसरे दिन में यानी कि 5 अप्रैल को माओवादियों की ओर से एक फोन आता है और उनके द्वारा एक पुष्टि की जाती है कि जो लापता जवान है वो उनके कब्जे में है और वो ठीक है, सुरक्षित है, उसे रिहा कर दिया जाएगा। परंतु माओवादियों के इस पुष्टि के बाद जो कशमकश की स्थिति थी, तो लोगों में यह था कि भाई अगर उनके पास जवान सुरक्षित है तो वो कोई फोटो या कोई वीडियो जारी करें। उसके बाद माओवादियों द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें इस चीज की पुष्टि की गई, उनके 4 माओवादी मारे गए हैं। साथ ही यह लिखा गया कि जो जवान के कब्जे में है उसे रिहा तो किया जाएगा, परंतु उससे पहले की एक शर्त यह थी कि जवान की रिहाई से पहले एक वार्ता होना है। उस वार्ता के लिए सरकार के द्वारा एक डेलीगेशन टीम बनाकर भेजा जाए और इसकी जानकारी हमें दी गई और हमने इस बात को सरकार तक पहुंचाया। बस्तर के आईजी सुंदरराज जी से बात हुई, उन तक पहुंचाया। उन्होंने भी बहुत जल्दी इस मामले में गोपनीय तरीके से एक डेलीगेशन टीम बनाया 2 लोगों का और उन 2 लोगों की टीम को लेकर हम कल सुबह, जिसमें मुकेश भाई, मैं, रंजन, चेतन, युकेश और शंकर के साथ जो डेलीगेशन की टीम में शामिल थे, पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी, गोंडवाना समाज के अध्यक्ष तेलम बोरया जी और उनके 2 साथी, इन्हें लेकर हम सुबह तकरीबन 9 बजे के बीच में उस जगह पहुंचे जहां वादियों में बुलाया गया था। वहां पहुंचने के बाद पहले संख्या हो रहे थे पहुंचे 2 बजे करीब जो वार्ता की टीम गई थी उनके साथ माओवादियों के वार्ता हुआ, 1 घंटे तक चला वो। और उसके बाद तकरीबन 3 बजे माओवादियों ने जवान को उस जगह पे लाया जहां पर 2 से 2,500 की संख्या में ग्रामीण एकत्र थे। वहां लाने के बाद ग्रामीणों के सामने और वार्ता की जो टीम गई थी उनके सामने और जो पत्रकारों की टीम गई थी उनके सामने जवान को लेकर कुछ बातें की गई। उसको छोड़ने के पीछे रीजन बताया गया कि जवानों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, वे सरकार के पक्ष में हथियार उठाते हैं, इसलिए उनको मजबूरन लड़ना पड़ता है। यह सारी बातें होने के बाद माओवादी लीडर ने कहा कि पत्रकारों के समक्ष इसे जवान को रिहा किया जा रहा है और अब इनकी जिम्मेदारी है कि जो डेलीगेशन की टीम आई है वो टीम और पत्रकार सुरक्षित इसे जिला प्रशासन तक पहुंचाए और वहां से इस जवान को उसके घर तक, उसके परिवार तक पहुंचाए। ये जिम्मेदारी जो टीम आई है उनकी है। यह कहते हुए जवान को हमारे सुपुर्द किया गया और हम तकरीबन 6:30 बजे तर्रेम थाना में मौजूद सीआरपीएफ के डीआईजी कोमल सिंह और एसपी बीजापुर कमलोचन कश्यप के हाथों उस जवान को सुपुर्द कर दिया था। मैं मुकेश जी से पूछना चाहूंगा, जब इस तरह का फोन आया नक्सल की तरफ से, माओवादी की तरफ से, तो क्या आप लोगों को डर नहीं लगा कि वो कहीं कुछ मतलब कोई प्लान तो नहीं कर रहे या फिर हमें टारगेट करने के लिए कोई इस तरह का प्लानिंग तो नहीं उनके तरफ से जा रही है?
जी देखिए, आपको बता दूं कि ये अब ये सारी चीजें बहुत सामान्य सी हो गई हैं हमारे लिए। 10 सालों का पत्रकारिता का कैरियर है बीजापुर में मेरा। और आमतौर पे हम जब अंदरूनी इलाके में रिपोर्टिंग पे जाते हैं तो मुलाकातें होते रहती है माओवादी संगठन के लोगों से। इसके अलावा दर्जनों बार माओवादी संगठन के लोगों से मुलाकातें हुई हैं। और एक दर्जन से अधिक बार ऐसा हुआ है कि कईयों बार देर रात हो जाता है तो उन्हीं के कैंप में या टेंट में हम सो जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि किसी को कभी इतना मत डराओ कि उसके अंदर का डर चला जाए। दरअसल ये डायलॉग जो है वो चरितार्थ भी होता है। एक वाक्य आपको बताना चाहूंगा। एक स्टोरी करने में मेरे बड़े भाई युकेश चंद्राकर के साथ नंबी करके एक जगह है, बड़ा खूबसूरत वाटरफॉल है, मगर वो माओवादियों के कब्जे का इलाका है। रिपोर्टिंग करने गया था। वहां से जब मैं वापस लौट रहा था, वापस लौटते वक्त जो है माओवादियों द्वारा हमें पहले रोका गया और उसके बाद गन पॉइंट कर दिया गया था। दरअसल उन्हें संदेह था कि हम पत्रकार नहीं बल्कि पुलिस के लोग हैं। और हमारा जो कैमरा था वो बड़े साइज का था। गलगम करके एक जगह है, वहां पे गन पॉइंट कर दिया गया था। 1.5 से 2 घंटे तक गन पॉइंट करके हमसे इंट्रोगेशन किया गया। जब उन्हें तसल्ली हुई कि हम पत्रकार हैं, तब जो है वो हमें रिलीज किए। तो इस तरह के जब मामले या वाक्य होते हैं तो आपके अंदर का डर, स्वाभाविक सी बात है, वो चला ही जाता है। तो किसी तरह का कोई डर नहीं था। लेकिन हाँ, 7 तारीख की जो रात है मुझको याद है, गणेश भाई और मैं बिल्कुल भी नहीं सोए थे। तनावपूर्ण माहौल था, डर नहीं था, तनावपूर्ण माहौल था। तनाव था कि कहीं कोई अनहोनी जवान के साथ हमारी उपस्थिति में ना करें, ताकि थ्रेट, क्योंकि माओवादी संगठन अक्सर जो है बहुत सी ऐसी घटनाओं का अंजाम देते हैं जिसका उद्देश्य केवल और केवल खौफ फैलाना होता है। तो मीडिया की उपस्थिति में किसी तरह की कोई अनहोनी को अंजाम ना दे, इस बात का एक तनाव जरूर था, लेकिन डर किसी तरह का नहीं। बिल्कुल। गणेश जी से मैं जानना चाहूंगा कि गणेश जी को जब व्हाट्सएप पे पहले फोटो भेजा था नक्सल वालों ने कि आप पहले गए थे कि आप देख के आए कि वो सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है, या फिर आपको फोटो के जरिए, व्हाट्सएप के फोटो के जरिए आपको ये विश्वास हो पाया कि जो राकेश्वर सिंह है वो सुरक्षित है? देखिए, जब पहली बार जब इनके द्वारा इसकी बात की पुष्टि की गई थी कि जवान सुरक्षित है और उनके कब्जे में है और स्प्रिंटर से हल्का घायल था जवान, तो उसका इलाज नक्सलियों द्वारा किया गया, ये जानकारी नक्सलियों की ओर से आया था। उसके पश्चात जब ये खबर हमने चलाई, पूरे देश में खबर फैल गया, तो लोगों के सवाल आने लगे कि यार माओवादियों की हम कैसे मान ले, माओवादियों की बात, जवान मिसिंग है, यहाँ तक ठीक है कि जवान तो मिसिंग है ही है, पर नक्सलियों के कब्जे में है, इसकी पुष्टि करेगा कौन और कैसे पता चलेगा। परिवार भी परेशान था। हम खुद उनकी बच्चे की वीडियो हमने देखा है, वो मार्मिक रूप से अपील कर रही हैं। तो उसके बाद हमने उनको एक मैसेज किया, जिस माध्यम से हमारी बात हो रही थी उनसे, तो हमने उनको एक मैसेज किया कि अगर वास्तव में आपके पास जवान है, सुरक्षित है, स्वस्थ है, तो आप एक फोटो या वीडियो जारी कर दीजिए, ताकि देश को पता चले आपके पास जवान है, परिवार को पता चले आपके पास जवान है, परिवार भी संतुष्ट हो जाए, देश भी संतुष्ट हो जाए। जो लोग प्रयास कर रहे हैं जवान को छुड़वाने के लिए, वो उनके लिए भी एक रास्ता क्लियर हो जाएगा कि जवान को छुड़वाना ठीक है। अगर घायल अवस्था में है तो हो सकता है आप देर कर छोड़ने में, स्वस्थ है तो जल्दी छुड़वा लेंगे। तो ये सारी चीजें ये बनी थी और इसी बीच में डेलीगेशन की टीम बन गई। बिल्कुल। अब मुकेश जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि जो वो 48 घंटे थे, वो किस तरीके से वो उनके ऊपर बीता और किस तरीके से उन्होंने 48 घंटे अपने मन को समझाया होगा कि मुझे फिर से जाना है बावजूद। दरअसल वो 48 घंटे नहीं, बल्कि आप जवान की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ जब आपको ये इंफॉर्मेशन मिला कि जवान सुरक्षित है, हमें जाना है। दरअसल जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि जवान सुरक्षित है और हमें ये बताया गया कि आप डेलीगेशन, सरकार द्वारा जो डेलीगेशन की टीम बनाई गई है उसे लेकर जो है जो जुन्नागुड़ा जहां एनकाउंटर हुआ था उस घटना स्थल पर आने को हमें कहा गया। और वहां से फिर हमें काफी दूर ले जाया गया। अक्सर माओवादी यही करते हैं, किसी एक जगह पे बुलाते हैं, वहां से फिर 10-15 किलोमीटर की दूरी पर ले जाते हैं। तो जैसे ही हमें बताया गया कि जुन्नागुड़ा आइएगा, और तत्काल फिर हमने जो है एक टीम बनाया। और जो हम साथ टीम रही है वो बनाया, और बनाकर हम
बासागुड़ा गए, यहाँ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर बासागुड़ा गांव पड़ता है। वहां हम नाइट स्टे किए। सारी रात नींद नहीं लगी, सिर्फ और सिर्फ तनाव की वजह से। और दूसरे दिन अल सुबह जो है हम निकल पड़े घटना स्थल के लिए। और घटना स्थल जैसे ही पहुंचे, वहाँ एसीएम मेंबर, एरिया कमेटी मेंबर जिसे कहते हैं माओवादियों का, वो उसे जिम्मेदारी दी गई थी हमें जो है उस जगह तक ले जाने के लिए जहाँ पे जो है जन अदालत लगा हुआ था। तो वो हमें वहां लेकर चले गए। और स्थिति बहुत सामान्य सी लग रही थी। जवान को लाया गया और वहां हमारी मुलाकात माओवादियों के पामेड़ एरिया कमेटी से हुई। 35 से 40 सशस्त्र माओवादी जो है वो थे। और उस इलाके की जो है पामेड़ एरिया कमेटी की डीवीसी सेक्रेटरी है मनीला, उससे उससे मुलाकात हुई हमारी। और पहले तो जन अदालत से पहले हमें बुलाया गया साइड में, बात की गई। बोला गया कि आप लोग शूट कुछ मत कीजिएगा, हमें बिल्कुल शूट मत कीजिएगा। जन अदालत जो लगी है उसे शूट कीजिएगा, ग्रामीणों को शूट कीजिएगा। और वहाँ 20 गांव के सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण आए हुए थे जन अदालत में। और फिर उनकी उपस्थिति में, हमारी उपस्थिति में, सरकार द्वारा तय किए गए डेलीगेशन, 2 सदस्यीय डेलीगेशन की उपस्थिति में जो है जवान को रस्सियां बांधकर लाई गई थी। आमतौर पे माओवादी जो है जब भी किसी का अपहरण करते हैं तो उसे टॉर्चर तो नहीं करते, मगर उसके आंखों में पट्टियां बांध देते हैं और हाथों को बांध देते हैं। तो वैसे ही हाथ बंधे हुए थे, जिससे हमारे सामने खोला गया और फिर हमें सुपुर्द किया गया डेलीगेशन और पत्रकारों की टीम को कि आप इन्हें लेकर जा सकते हैं। और करीब 3 घंटे तक वो जन अदालत चला। शुरू में जो है मनीला जो है वो अपना वक्तव्य रखी। और फिर जवान से कहा गया कि आप बोलिएगा। तब जवान जो है माओवादी संगठन को धन्यवाद दिया। उसने ये बताया भी कि उसे किसी तरह का कोई टॉर्चर नहीं किया गया, समय पे उन्हें उसे खाना दिया जाता था। और माओवादी संगठन को उसने धन्यवाद दिया। फिर जन अदालत में भी बाकी जितने ग्रामीण आए थे उन्होंने भी एक स्वर में कहा कि जवान को छोड़ दीजिए। हालांकि 2-3 ग्रामीण फुसफुसा रहे थे धीरे धीरे कि मत छोड़ो, लेकिन अधिकांश ग्रामीण जो है एक स्वर में बोले इसे रिहा कर दिया जाए। और एक महत्वपूर्ण चीज जो मनीला ने, जो माओवादी नेता रही हैं, उनका ये कहना था, उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि जवान जो है बेहोशी की हालत में मिला है, इस वजह से हम इसकी हत्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि माओवादी संगठन का जो संविधान है, कानून है, इनके जो कायदे हैं, इनका जो नियम है, वो ये कहता है कि जब ऐसी स्थिति में कोई दुश्मन मिलता है तो उसकी हत्या नहीं की जाती है। इस वजह से इसकी हत्या नहीं की जा रही है या सजा नहीं दिया जा रहा है, इन्हें रिहा कर दिया जा रहा है। और इसकी रिहाई के पीछे भी कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक गेम भी हो सकता है। क्योंकि 21 जवानों की शहादत के बाद देश में एक तरीके से माओवादी संगठन को लेके जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा था, जो तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही थी। अब चूंकि एक जवान इन्हें बेहोशी की हालत में मिला, यदि उस जवान को छोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं माओवादियों का जो मानवीय चेहरा है वो दिखेगा। संभवतः ऐसी कोशिश रही होगी माओवादियों की, संभवतः। और इसी उद्देश्य से संभवतः उसे रिहा किया गया है। जी गणेश जी से मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, कैसा लग रहा है, मतलब कि कल का दिन कल का दिन आपका बीता और आज की सुबह बीती, कैसा लग रहा है? कई बधाई के कॉल आए होंगे, कई लोगों ने इंटरव्यू लिया होगा आपको। शायद गणेश जी से संपर्क। हेलो। हाँ हाँ जी। जी, गणेश जी, कैसा फील हो रहा एक है? बार सवाल सवाल रिपीट करेंगे। कैसा फील हो रहा है आपको? कल का दिन देखिए, बीता, आज की सुबह बीती, कितने कॉल आए होंगे, कितने बधाइयों के संदेश आए होंगे? थोड़ी देर पहले जैसे मुकेश भाई बता रहे थे कि पहला दिन दो था, 7 तारीख रात जागते रहे, असमंजस में थे। रात को तकरीबन 3:30 बजे हम हल शायद गणेश गणेश जी से संपर्क टूट गया है।
और फील किया तो ये तो है कि कंटिन्यू लगातार देश भर से हमारे पास फोन कॉल्स आ रहे हैं। जवान की बात है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ना मुकेश की, ना मेरी, ना डेलीगेशन टीम की, ये देश का जवान है। ऑलरेडी देश ने पहले 20-22 जवान हो चुका है पूरे देश ने। देश की रक्षा में जो जवान शहीद हुए हैं, उसके बाद एक जवान जिंदा नक्सलियों के पास में है, उसकी रिहाई की सिर्फ हमारी नहीं, पूरे ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने का हमको मौका मिला। वास्तव में हम प्राउड फील कर रहे हैं कि आज हमने एक देश के एक जवान को बचाया है। ये हमारी पूरी टीम के लिए बहुत, जब जवान को हम रिहा कर ला रहे थे, वो हमारा बहुत ही सुखद पल था, ऐतिहासिक दिन था कि बस्तर से एक जवान को हम रिहा करवा के कश्मीर भेज रहे हैं। बस्तर की हालात और कश्मीर के हालात में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही युद्ध क्षेत्र हैं। बस फर्क ये है कि देश का जवान था, उसको बचाना हम सबकी जिम्मेदारी थी देश का नागरिक होने के नाते। और उन जो लोग हमारे साथ वहां गए थे, सबके साथ हमने एक पत्रकारिता के साथ साथ सामाजिक सरोकारिता का धर्म भी निभाया। बहुत बहुत बधाई आपको हमारी टीम की तरफ से, और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करेंगे कि ऐसे ही आप मदद करते रहिए लोगों की, और साथ ही आपकी पत्रकारिता और आगे बढ़ते रहे, आशा करते हैं हम। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।